ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो में कहीं से लगे कि मैं वीडियो में सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ या फिर अखबार जैसा एक पढ़ता चले जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आपका अधिकार है हमारी वीडियो को डिसलाइक कर देना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको नहीं पता मैं किस हालत में ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वायुमंडलीय दाब, देखिए वायुमंडलीय दाब जानने से पहले मैं आपको दाब के बारे में बता दूं। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही हम दाब बोलते हैं। ये फिजिक्स की डिफिनीशन है। तो अब हम ज्योग्राफी की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। वायुदाब धरातल या सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब बोलते हैं। देखिए परत क्या होते हैं, जो एयर होती है वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है, तो वो सभी गैसें मिलकर एक परत का निर्माण, एक लेयर का निर्माण कर देती हैं, तो उन्हें ही हम परत बोलते हैं। ओके, इसके अलावा वायुदाब को मापते कैसे हैं? वायुदाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा क्लास 6 के से। ओके, तो बैरोमीटर होता क्या है? देखिए ये बैरोमीटर है। अगर इसका पाठ्यांक यहाँ पर है और अचानक गिर गया तो समझ लीजिए बहुत भीषण आंधी आने वाली है। लेकिन अगर आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक ऐसे है और पहले गिर रहा है, फिर वो उठ रहा है, फिर गिर रहा है, तो समझ लीजिए बारिश होने वाली है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अगर बैरोमीटर पाठ्यांक सीधा उठ रहा है तो मतलब साफ मौसम है, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो हम वायुदाब को मिली बार में मापते हैं। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडलीय दाब का वितरण को जानने से पहले हम समदाब रेखाओं के बारे में जानेंगे। देखिए समदाब रेखाएं वो दाब रेखाएं होती हैं जिसे हम समान स्थान वाले दाब, जहाँ पर दाब समान पाया जाता है, उनको हम समदाब रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि जानने के लिए कि किस जगह का मौसम किस जगह के मौसम से अनुकूल है, किस जगह के मौसम से बराबर है। ओके, इसलिए देखिए मान लीजिए यहाँ आपका कोई प्लेस है दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इन दोनों की दाब रेखाएं समान हैं, तो हमको अगर दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश का मौसम को जानने की ज़रूरत हो तो हम दिल्ली का मौसम जान लेंगे और पता चल जाएगा हिमाचल प्रदेश में क्या पानी गिरने वाला है कि या फिर वहाँ पर मौसम सामान्य होने वाला है। यही चीज़ का यूज करके हमारे वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। वायुमंडलीय दाब का वितरण, देखिए दो प्रकार से वायुमंडलीय दाब का वितरण किया जाता है। सबसे पहला हो गया ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऐसे एक सेकेंड, ऐसे लंबवत, जिसे हम लंबवत बोलते हैं। ओके, ऊर्ध्वाधर कैसे वितरण किया जाता है? देखिए समुद्र तल पर आप देखे होंगे कि सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। अगर हम लंबवत उनको बांटें तो यहाँ पर छोटी छोटी एयर की लेयर बन जाएंगी, यानी कि वायुदाब की परतें बन जाएंगी, और जिनमें सबसे नीचे वो परत होगी जो सबसे भारी होगी। ओके, और उसके ऊपर कौन सी गैसें होंगी? जो हल्की होंगी। और इसीलिए जो सबसे भारी परत होगी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एकदम नीचे होगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। लेकिन जब सबसे ऊपरी परत होगी वहाँ पर देखिए, क्योंकि वो बहुत हल्की गैस होती है तो वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र तल पर बहुत ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप पहाड़ की चढ़ाई करें तो वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है और आपको कृत्रिम ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यही है हमारा वायुमंडलीय दाब का वितरण में ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अलावा अगला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से तो क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल। देखिए हम अक्षांशों के द्वारा अगर वायुमंडलीय दाब को वितरित करते हैं तो उसे ही क्षैतिज वितरण बोलते हैं। देखिए क्षैतिज वितरण में 7 पेटियां बनती हैं पूरे ग्लोब में। आगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ओके, जो मध्य में बनती है। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ, और तीसरा है उपध्रुवी निम्न दाब पेटियाँ, और चौथा है ध्रुवी उच्च दाब पेटियाँ। ओके, इनमें दो दो पार्ट हैं, लेकिन अभी इन्हीं चारों को आप पढ़ लीजिए। तो विषुवतीय निम्न दाब पेटियाँ, देखिए इसका निर्माण होता है मुख्यतः सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है वो गर्मी के द्वारा इसका निर्माण होता है। धरातली के यहाँ पर देख लीजिए, ये विषुवतीय निम्न दाब पेटियाँ हैं। ओके, यहाँ पर धरातली के स्थान पर संवहनी पवनें पाई जाती हैं। संवहनी पवनें कौन सी पवनें होती हैं? जो सूर्य की ऊर्जा द्वारा, यानी कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ से क्या होता है, जो
वायु होती है ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, तो उन्हीं पवनों को हम संवहनी पवनें कहते हैं और ये उठकर वर्षा करा देती है। ओके, एक पॉइंट और, ये यहाँ पर आपका विषुवतीय निम्न दाबी क्षेत्र है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत अधिक यहाँ पर ज़्यादा विचलन नहीं होती, यानी आंधी तूफान नहीं होता है, 12 महीने मौसम शांत रहता है, इसीलिए हम इसे डोलड्रम या शांत कटिबंध बोलते हैं। किसको? विषुवतीय निम्न दाबी क्षेत्र को, इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आपकी दूसरी पेटी हो गई उपोष्ण उच्च दाब पेटी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यहाँ से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से अगर यहाँ से पवनें ऊपर की ओर जाएंगी तो क्या होगा, ये पवनें पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण अगर उच्च दाबी क्षेत्र, जिसे उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर पृथ्वी एक बल लगाती है, उसे हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। ये पृथ्वी से घूर्णन से संबंधित बल है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी ये जान लीजिए। यहाँ पर एक बल कार्य करता है, तो जब पवनें विषुवतीय निम्न दाबी क्षेत्र से ऊपर की ओर जाएंगी तो ऊपर से भी कुछ पवनें आएंगी। जो पवनें ऊपर से आएंगी, इन पवनें दोनों पवनें लड़कर ठंडी हो जाएंगी और नीचे बैठ जाएंगी। तो जो पवनें ऊपर से आएंगी और ये पवनें इधर से जाएंगी तो ठंडी हो जाएंगी। इसके अलावा एक पॉइंट और, तो जब ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में जाती हैं विषुवत रेखी पवनें, तो ये पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बल लगता है, जिसे हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। ओके, इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए लीजिए, जब प्राचीन काल होता था तो उपोष्ण उच्च दाबी क्षेत्र जो यहाँ पर स्थित है, ये मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 30 से 35 ऊपरी नॉर्थ अक्षांश यानी और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता था, जब प्राचीन काल में जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर या तो सामान लेकर आते जाते थे या फिर वहाँ पर व्यापार करते थे, तो ये अपने साथ घोड़ा लेकर आते थे नावों में, क्योंकि उस समय आपका एरोप्लेन का निर्माण नहीं होता, तो ये नावों में घोड़ा लेकर आते थे। तो जब ज़्यादा वेट हो जाता था इन घोड़ों का, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से वायु उनका सहायता नहीं करती थी, तो ज़्यादा वजन हो जाता था घोड़ों का, तो ये घोड़े यहीं समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो इसीलिए हम इसे अश्वक्षांश से भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। 30 से 35 नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को हम अश्वक्षांश बोलते हैं। वायुधारा का जन्म सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपकी पाई जाएंगी, यहाँ पर पाई जाएंगी उपध्रुवी निम्न दाबी क्षेत्र और यहाँ पर पाया जाएगा ध्रुवी उच्च दाब क्षेत्र। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम तापमान होता है वहाँ पर उच्च दाब बनता है, और जहाँ पर बहुत कम तापमान होता है वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ओके, निम्न तापमान के कारण यहाँ की जो हवाएं होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, और ठंडी होंगी तो वो जाहिर सी बात है भारी होंगी, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं उन्हीं से वर्षा होती है। इन ठंडी जो हवाएं होती हैं, ठंडी वायुदाब होता है, वहाँ से वर्षा नहीं हो पाती, तो ठंडी व भारी हवाएं नीचे उतरती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को हम उच्च वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं, ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को, ये कहाँ पर स्थित है? ये 66.66 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं आगे। कोरियोलिस बल, मैंने शुरू में बताया था कोरियोलिस बल क्या है। देखिए पृथ्वी में विषुवत रेखा में जो पवनें पाई जाती हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि ये संवहनी पवनें हैं, वो उठकर ध्रुवों की ओर जाएंगी। तो ध्रुवों की ओर जाती हैं तो इन पर एक बल लगता है। ओके, इन पर एक बल लगता है, जिस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं। घूमती क्यों है? क्योंकि एक बल लगता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी का जो त्रिज्या है बहुत ज़्यादा है, अगर ऊपर जाएंगे तो इसकी त्रिज्या घटती जाएगी। तो इसी त्रिज्या के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी बल को हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। ओके, ये फिगर से आप समझ गए होंगे। तो आज एक पॉइंट और देखिए, पवनें क्या होती हैं। जो पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं उन्हें हम प्रचलित पवनें बोलते हैं। सबसे पहले व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवी पवनें। ओके, व्यापारिक पवनें का मतलब व्यापारिक पवनें नहीं होता है, ये वो पवनें होती हैं जो
किसी एक निर्धारित पथ पर जाती हैं। ये जर्मन भाषा का शब्द है। एक ही पथ की ओर जाती हैं, उन्हीं पवनों को हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, यहाँ से देख लीजिए। एक पॉइंट और, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो घर पर इसी को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो सके तो नेट से डाउनलोड कर दीजिएगा कि वायुदाब कटिबंध, ये डालिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको कम से कम 50 बार बनाने की कोशिश करिएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो कभी भी नहीं भूलेंगे वायुदाब क्षेत्र। ओके, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से, यानी कि यहाँ से ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं। एक बार और, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनों को हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। ये इधर से जो चलती हैं उपोष्ण से, ये इधर से, ये पवनें आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। ओके, तो यहाँ पर व्यापारिक का मतलब क्या हो गया? व्यापारिक का मतलब हो गया निर्धारित पथ। पछुआ पवनें, देखिए पछुआ पवनें वो पवनें होती हैं जो दोनों गोलार्ध में, पवनें दोनों गोलार्ध में चलती हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो। ओके, तो दोनों गोलार्ध में उपोष्ण वायुदाब कटिबंध यानी कि 30 डिग्री और इसके आसपास 35 डिग्री। ओके, इन अक्षांशों से उपध्रुवी, यहाँ पर सब पोलर पाया जाता है। यहाँ पर ध्रुवी पाया जाता है, यहाँ पर उपध्रुवी पाया जाता है। मैंने बताया था इन जो कटिबंधों का निर्माण कैसे होता है। इन कटिबंधों का निर्माण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और जो सूर्य की गर्मी के कारण, यानी तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन कटिबंधों का निर्माण होता है। तो उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम की ओर ही बहते हैं, इसीलिए हमने पछुआ पवनें बोलते हैं। और इन पवनें को कोई खास नाम है यहाँ पर दिए हुए हैं। इन रीजनल नामों से आप इन्हें पुकारते हैं, जैसे कि 40 अक्षांश के आसपास यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे, इन अक्षांश के आसपास इन्हें हम गरजती चालीसा बोलते हैं। ओके, और 50 अंश के आसपास, यहाँ पर 50 अंश के आसपास इन्हें प्रचंड पचासा बोलते हैं। और 60 अंश के आसपास यानी कि लगभग सब पोलर पर यानी उपध्रुवी क्षेत्र पर इन्हें हम चिघती साठा बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा वायुदाब क्षेत्र। ओके, वायुदाब और उनका वितरण। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए। मैं 100,000 शेयर मांग रहा हूँ आपको। आप 1000 बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँचा देना। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें पूरा डिटेल से उस टॉपिक को आपको बता दूँगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।